देखिए ये चैप्टर है प्राइमरी एक्टिविटीज़ के ऊपर। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ह्यूमन एक्टिविटीज़ विच जनरेट इनकम आर कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। ठीक है, ऐसी कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी हो सकती है जो इनकम जनरेट करती है, यानी कि जिसके थ्रू हमारे को कमाई होती है, पैसा हमें मिलता है, उनको बोला जाता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो है उनको ग्रुप किया जाता है 4 कैटेगरी में। ठीक है, बेसिकली 4 कैटेगरी में किया जाता है। व्हाट इज योर प्राइमरी एक्टिविटी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वार्टरनरी एक्टिविटीज़। ठीक है, तो इसमें हम जो पार्ट है ये सारे के सारे जो टाइप्स हैं, जो कैटेगरीज हैं, ये अलग अलग चैप्टर का फॉर्म है इस बुक में, तो इसको हम अलग अलग ही लेके चलेंगे। तो ये वाला चैप्टर है, दैट इज चैप्टर 5, ये डील कर रहा है एक्सक्लूसिवली विद योर प्राइमरी एक्टिविटीज। ठीक है, तो देखते हैं प्राइमरी एक्टिविटीज क्या होती हैं। प्राइमरी एक्टिविटीज आर डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन एनवायरमेंट। ठीक है, डायरेक्टली एनवायरमेंट पे डिपेंड करती हैं, एज दीज रेफर टू यूटिलाइजेशन ऑफ अर्थ रिसोर्सेज सच एज लैंड, वाटर, वेजिटेशन, बिल्डिंग मटीरियल्स एंड मिनरल्स। यानी कि ऐसी एक्टिविटीज जो डायरेक्टली, जिसका हम जो डिपेंडेंट है हमारा, वो केवल और केवल डायरेक्टली किसके ऊपर है, एनवायरनमेंट के ऊपर है। ठीक है, क्योंकि जिसमें हम एनवायरनमेंट के कुछ रिसोर्सेज को यूज करके जो एक्टिविटीज करते हैं, दे आर नोन एज योर प्राइमरी एक्टिविटीज। ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, जैसे हंटिंग है, गैदरिंग है, ठीक है, पेस्टोरल एक्टिविटीज है, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर, माइनिंग एंड क्वेरिंग। ये सारी की सारी जो एक्टिविटीज हैं, दे आर क्लासिफाइड और दे आर कैटेगराइज्ड अंडर योर प्राइमरी एक्टिविटीज। ठीक है, तो इसमें एक करके हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दिया गया है हंटिंग एंड गैदरिंग। ठीक है, देखिए, अर्लीस्ट ह्यूमन बींग्स जो थे, दे डिपेंडेंट ऑन देयर इमीडिएट एनवायरनमेंट फॉर देयर सस्टेनेंस। ठीक है, क्योंकि जो अर्लीस्ट ह्यूमन बींग्स थे, उनके पास सिर्फ और सिर्फ जो भी चीज थी, वो सिर्फ उनके पास क्या चीज थी, एक रिसोर्स जो उनके पास था, जब मेजर रिसोर्स, या आप कह सकते हैं दी ओनली रिसोर्स जो उनके पास था, दैट वाज देयर नेचर। ठीक है, उनका इमीडिएट एनवायरनमेंट या नेचर ही था जिसके ऊपर वो अपनी गुजर बसर के लिए कह सकते हैं, या अपनी जिंदगी के लिए वो सिर्फ और सिर्फ उसी पे निर्भर थे। ठीक है, तो वो किस किस चीजों पे रिलाई करते थे, दे सबसिस्टेड ऑन एनिमल्स विच दे हंटेड, वो एनिमल्स जिनकी वो हंटिंग किया करते थे, या फिर कुछ ऐसे एडिबल प्लांट्स विच दे गैदर्ड फ्रॉम फॉरेस्ट इन द विसिनिटी, मतलब जो उनके आसपास के कुछ फॉरेस्ट थे, कुछ प्लांट्स थे जो एडिबल प्लांट्स थे, जिनको खाया जा सकता था, तो वो उनको वहां से गैदर करते थे। ठीक है, वो हो गया गैदरिंग। और वो कुछ आसपास के कुछ ऐसे एनिमल्स थे जिनको वो हंट कर सकते थे, जिनको वो मार सकते थे और जिनका वो यूज कर सकते थे अलग अलग पर्पस के लिए। ठीक है, तो दैट इज योर हंटिंग। ठीक है, अब जो प्रिमिटिव सोसाइटीज थी, दे डिपेंडेंट ऑन वाइल्ड एनिमल्स। पीपल लोकेटेड इन वेरी कोल्ड एंड एक्सट्रीमली हॉट क्लाइमेट सर्वाइव्ड ऑन हंटिंग। ठीक है, ऐसे लोग जो बहुत ठंडे या जो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम हॉट क्लाइमेट में रहते थे, वो हंटिंग पे ज्यादा सर्वाइव करते थे। क्यों करते थे? क्योंकि इसका रीजन ये है कि वहां पर क्या होगा कि प्लांटेशन, आपको पता है अभी तक की ज्योग्राफी की अपनी नॉलेज से, फिजिकल ज्योग्राफी की नॉलेज से आप लोग ये जरूर समझते हैं कि जो एक्सट्रीम क्लाइमेट वाले कंडीशंस हैं, चाहे बहुत गर्म क्लाइमेट है, चाहे बहुत ठंडा क्लाइमेट है, वहां पर क्या है कि वहां पर जो प्लांटेशन है, जो क्रॉप्स है, वो बहुत ज्यादा नहीं होती। ठीक है, तो वहां पर एनिमल्स जो पाए जाते हैं, उनकी हंटिंग से ही वो लोग अपनी जो डेली नीड्स थी उसको पूरा करते थे। ठीक है, द पीपल इन द कोस्टल एरियाज स्टिल कैच फिश, दो फिशिंग हैज एक्सपीरियंस मॉडर्नाइजेशन ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस। जो कोस्टल एरियाज हैं, जो तटीय इलाके हैं, वहां पर आप आज भी देखते हैं कि जो फिशिंग है, ठीक है, फिशिंग जो है वो आज भी एक बहुत मतलब कह सकते हैं कि एक ऐसी एक्टिविटी है जो बहुत ज्यादा स्तर पे की जाती है। ठीक है, लेकिन आप ये भी देख रहे हैं कि जो फिशिंग, जो पहले जमाने में फिशिंग जिस तरीके से की जाती थी, जो टेक्नोलॉजी का उसमें यूज किया जाता था, वो आज की डेट में काफी ज्यादा मॉडर्नाइज हो चुकी है। ठीक है, मेनी स्पीशीज जो है नाउ हैव बिकम एक्सटिंक्ट और एंडेंजर्ड ड्यू टू इलीगल हंटिंग। ठीक है, इलीगल हंटिंग होने की वजह से बहुत ज्यादा जो स्पीशीज है, प्लांट की स्पीशीज है, एनिमल की स्पीशीज है, स्पेसिफिकली एनिमल की यहाँ पर बात की जा रही है, वो क्या हो चुकी है, या तो एक्सटिंक्ट हो चुकी है, या तो विलुप्त हो चुकी है, या फिर एंडेंजर्ड हो चुकी है। ठीक है, जो अर्ली हंटर्स थे वो बहुत ही प्रिमिटिव टूल्स का यूज किया करते थे, जो कि स्टोन, ट्विग्स और एरोस के बने होते थे। ठीक है, तो इसलिए जो नंबर ऑफ एनिमल्स किल्ड थे वो भी लिमिटेड थे, क्योंकि आप बहुत बड़े एनिमल्स जो थे, जो बहुत पावरफुल एनिमल्स थे, उनको आप नहीं मार सकते थे, क्योंकि आपके पास उस तरीके के जो टूल्स थे वो अवेलेबल नहीं थे। ठीक है, लेकिन आज की डेट में क्या हो गया है कि जो टूल्स है, जो टेक्नोलॉजीज है, वो इतनी ज्यादा एडवांस हो चुकी है कि आप किसी भी एनिमल को मार सकते हैं। ठीक है, इसीलिए बेसिकली हंटिंग जो है इंडिया में बैन कर दी गई है, क्योंकि अगर इस तरीके की चीजें बैन नहीं की जाएंगी तो जो इस तरीके का जो इलीगल हंटिंग है वो बहुत ज्यादा बढ़ती चली जाएगी, और उससे क्या होगा कि एनिमल स्पीशीज जो है उनको बहुत ज्यादा नुकसान होगा। वो पहले ही कुछ उसमें से एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, कुछ एंडेंजर्ड हैं, और उससे बहुत ज्यादा नुकसान होगा। तो उससे आप कह सकते हैं कि एनवायरमेंट में या इकोलॉजी में एक तरीके का डिसबैलेंस आ जाएगा। ठीक है, इसलिए
आगे देखते हैं, गैदरिंग एंड हंटिंग आर द ओल्डेस्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी नोन। गैदरिंग और हंटिंग जो है वो ओल्डेस्ट इकोनॉमिक एक्टिविटीज है। दे आर कैरिड आउट एट डिफरेंट लेवल्स विद डिफरेंट ओरिएंटेशन। ठीक है, अब हर जगह हर चीज नहीं हो सकती, हर जगह पर गैदरिंग नहीं हो सकती, हर जगह पर हंटिंग नहीं हो सकती, वो अलग अलग जगह पे डिपेंडिंग अपॉन दी प्लेस, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशंस, वहां पर जो अवेलेबिलिटी है उसको देखते हुए कहीं पर या तो हंटिंग ज्यादा होती है, और हर जगह पे आपको एक चीज और बता दूं कि हंटिंग और गैदरिंग भी सेम स्पीशीज की नहीं कर सकते, जहां पर जो अवेलेबल होगा उसी की हंटिंग और गैदरिंग की जाएगी। ठीक है, गैदरिंग इज प्रैक्टिस्ड इन रीजन्स विद हार्श क्लाइमेटिक कंडीशन, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हार्श क्लाइमेटिक कंडीशंस में जनरली क्या है कि वेजिटेशन ज्यादा नहीं होगी, तो वहां पर गैदरिंग से ज्यादा जो चीज जिस पर लोग रिलाई करेंगे वो क्या होगी, दैट विल बी हंटिंग। ठीक है, इट ऑफन इन्वॉल्व्स प्रिमिटिव सोसाइटीज हु एक्सट्रैक्ट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स टू सेटिस्फाई देयर नीड फॉर फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग। ठीक है, दिस टाइप ऑफ एक्टिविटी रिक्वायर्स अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट एंड ऑपरेट्स एट वेरी लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, क्योंकि इसके लिए कैपिटल इन्वेस्टमेंट की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको प्लांट्स गैदर करने हैं, आपको एनिमल्स हंट करने हैं, तो उसके लिए बहुत ज्यादा जो टेक्नोलॉजी है उसकी जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, और कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा नहीं चाहिए। द यील्ड पर पर्सन इज वेरी लो एंड लिटिल और नो सरप्लस इज प्रोड्यूस्ड। ठीक है, जो एक पर्सन की अगर आप बात करें तो जो एक पर द यील्ड पर पर्सन है वो बहुत कम है, और सरप्लस जनरली इससे प्रोड्यूस नहीं किया जाता। सिर्फ और सिर्फ इतना गैदर या इतना हंट लोग करते थे जो बेसिकली वो सिर्फ अपने पर्पस के लिए, अपने लिए ही यूज किया करते थे। ठीक है, इसमें क्या लिखा गया है, गैदरिंग कहां पर प्रैक्टिस की जाती है, ये दिया गया है। गैदरिंग इज प्रैक्टिस्ड इन हाई लैटिट्यूड जोन्स विच इंक्लूड नॉर्दर्न कैनेडा, नॉर्दर्न यूरेशिया एंड सदर्न चिली। ठीक है, ये हाई लैटिट्यूड रीजन है। लो लैटिट्यूड जोन्स कौन कौन से हैं, जैसे कि अमेजन बेसिन है, ट्रॉपिकल अफ्रीका है, नॉर्दर्न फ्रिंज ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड द इंटीरियर पार्ट्स ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। ठीक है, ये सारे के सारे जो एरियाज हैं ये आपको यहां पर मैप में दिखाए गए हैं। ठीक है, देखिए ये वाला एरिया है, ये वाला एरिया है, ये है आपका नॉर्दर्न यूरेशिया, ये आपका ट्रॉपिकल अफ्रीका है, ये फ्रिंजेस ऑफ ऑस्ट्रेलिया है, ये साउथ ईस्ट एशिया का रीजन है। ठीक है, ये चीजें आपको यहां पर दिखाई गई हैं। ठीक है, अब देखिए मॉडर्न टाइम्स में क्या हुआ है कि जो सम गैदरिंग इज मार्केट ओरिएंटेड, कुछ गैदरिंग ऐसी है जो मार्केट ओरिएंटेड भी बन चुकी है एंड हैज बिकम कॉमर्शियल। ठीक है, गैदरर्स क्या करते हैं, वो वैल्यूएबल प्लांट्स जैसे कि लीव्स, बार्क्स ऑफ ट्रीज एंड मेडिसिनल प्लांट्स को कलेक्ट करते हैं एंड आफ्टर सिंपल प्रोसेसिंग दे सेल द प्रोडक्ट्स इन द मार्केट। ध्यान रखिएगा कि जो प्रोसेसिंग होगी वो बहुत ज्यादा सिंपल होगी, उसमें कोई बहुत ज्यादा सोफिस्टिकेटेड मशीनरी वगैरह का यूज नहीं होगा। अगर मशीनरी वगैरह का यूज करके उसको मार्केट में सेल किया जाता है तो फिर वो प्राइमरी एक्टिविटी नहीं रहेगी। ठीक है, दे यूज वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट, जैसे कि द बार्क इज यूज्ड फॉर क्विनिन, tannin extract and cork, leaves supply material for beverages, drugs, cosmetic, fibers, thatch and fabrics. nuts का यूज होता है for foods and oil, and tree trunk जो है वो आपको क्या देता है, रबर, बेलाटा, gums and resins. ठीक है, ये अलग अलग पार्ट्स ऑफ द प्लांट है जिसको गैदर करके बेसिकली क्या है कि उसका यूज अलग अलग पर्पस के लिए किया जाता है। ठीक है, गैदरिंग हैज लिटिल चांस ऑफ बिकमिंग इंपॉर्टेंट एट द ग्लोबल लेवल। ग्लोबल लेवल पर जो गैदरिंग है उसका इंपॉर्टेंट बनने का, उसकी इंपॉर्टेंस होने का चांस जो है वो बहुत कम है। प्रोडक्ट्स ऑफ सच एन एक्टिविटी कैन नॉट कम्पीट इन द वर्ल्ड मार्केट, क्योंकि आज की डेट में आप जैसे देख रहे हैं कि जो प्रोडक्ट्स हैं मार्केट में, हर चीज को लेकर अगर आप किसी भी चीज की बात करें, कॉस्मेटिक्स की ही आप बात करें या आप किसी भी पर्पस की बात करें, मेडिसिन पर्पस की ही बात करें, तो जो कंपटीशन है मार्केट में वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। जो मार्केट है, जो वर्ल्ड मार्केट है वो बहुत ज्यादा कंपिटिटिव हो गई है, और लोगों की डिमांड्स भी इस तरीके से है, जो कंज्यूमर्स की डिमांड है वो भी इस तरीके से है कि वो भी डायरेक्ट बहुत लेस प्रोसेस्ड या वेरी लो लेवल पे जो प्रोसेस की हुई चीजें हैं उनको पसंद नहीं करते हैं। तो इसकी वजह से क्या है कि गैदरिंग जो है एज अ प्राइमरी एक्टिविटी, उसकी इंपॉर्टेंस वर्ल्ड मार्केट में आज की डेट में बहुत ही कम है। ठीक है, सिंथेटिक प्रोडक्ट्स जो है ऑफन एट बेटर क्वालिटी एंड एट लो प्राइसेस हैव रिप्लेस्ड मेनी आइटम्स सप्लाइड बाय द गैदरर्स इन द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। यही मैं आपको बता रहा हूं कि जो चीजें ऐसी हैं जिनकी प्रोसेसिंग ज्यादा है, जो सिंथेटिक प्रोडक्ट्स है, ठीक है, उनका अवेलेबिलिटी लो प्राइसेस पे और उनकी जो कह सकते हैं कि लो प्राइसेस है और हाई क्वालिटी पे है, तो उनकी जो अवेलेबिलिटी मार्केट में ज्यादा बढ़ गई है, उसकी वजह से गैदरिंग को बहुत ज्यादा चैलेंज मिल रहा है और गैदरिंग एक कॉम्पिटिटिव लेवल पे नहीं हो सकती है। ठीक है, आगे देखते हैं पेस्टोरलिज्म। पेस्टोरलिज्म क्या होता है, देखिए, एट सम स्टेज इन द हिस्ट्री विद द रियलाइजेशन दैट हंटिंग इज एन अनसस्टेनेबल एक्टिविटी। हंटिंग जो है वो सस्टेनेबल एक्टिविटी नहीं है।
ठीक है। ह्यूमन बींग्स ने क्या करा, दे हैव माइट हैव थॉट ऑफ डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, क्योंकि पहले वो क्या करते थे, सिर्फ एनिमल्स की हंटिंग किया करते थे। फिर उनको ये चीज लगी कि यार हंटिंग जो है वो एक सस्टेनेबल मेथड या एक सस्टेनेबल मींस नहीं है, तो अब उन्होंने क्या करना शुरू किया, एनिमल्स को पालना शुरू किया, उनको डोमेस्टिकेट करना शुरू किया। ठीक है। पीपल लिविंग इन डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस सेलेक्टेड एंड डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स फाउंड इन दोज रीजन्स। जो अलग अलग जगहों में अलग अलग रीजन्स में लोग रहते थे, उन्होंने क्या करा कि अपने अपने रीजन्स के एनिमल को सेलेक्ट करा और अकॉर्डिंगली उनको डोमेस्टिकेट करना शुरू किया। तो डिपेंडिंग अपॉन द ज्योग्राफिकल फैक्टर्स एंड द टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, एनिमल रियरिंग टुडे इज प्रैक्टिस्ड आइदर एट द सब्सिस्टेंस और एट द कॉमर्शियल लेवल। सब्सिस्टेंस लेवल का मतलब है कि सिर्फ अपने पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं उनके जो प्रोडक्ट है, और कॉमर्शियल लेवल का मतलब यह है कि जो एनिमल से उनको प्रोडक्ट मिल रहा है वो उसको मार्केट में सेल करके पैसा भी कमा रहे हैं। ठीक है। तो पहला जो इसमें सब्सिस्टेंस लेवल वाला है दैट इज योर नोमैडिक हर्डिंग। ठीक है। नोमैडिक हर्डिंग और पेस्टोरल नोमैडिज्म is a primitive subsistence activity in which the herders rely on animals for food, clothing, shelter, tools and transport. ठीक है। वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं along with their livestock depending upon the amount and quality of pastures and water. ठीक है। पास्चर का मतलब होता है ऐसी लैंड जहां पर बेसिकली एनिमल जो है वो ग्रेस करेंगे। ठीक है। Each nomadic community occupies a well identified territory as a matter of tradition. ठीक है। वो आपस में उनका कुछ इस तरीके का कह सकते हैं कि कोऑर्डिनेशन होता है, समन्वय होता है कि वो एक एक कम्युनिटी जो है, एक एक नोमैडिक कम्युनिटी जो है वो एक वेल आइडेंटिफाइड टेरिटरी को ऑक्यूपाई करती है। ठीक है। वाइड वैरायटी ऑफ एनिमल्स को रखा जाता है डिफरेंट रीजन्स में, जैसे कि आप बात कर सकते हैं ट्रॉपिकल अफ्रीका में कैटल जो है दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइव स्टॉक, वाइल इन सहारा एंड एशियाटिक डेजर्ट्स में आप बात करें तो शीप, गोट्स एंड कैमल्स जो है उनको रियर किया जाता है। इंटर माउंटेनियस एरियाज, अगर तिब्बत और एंडीज के माउंटेनियस एरियाज की आप बात करें तो वहां पर याक और लामास को रेयर किया जाता है। आर्कटिक एंड सब आर्कटिक एरियाज में बात करें तो रेनडियर आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एनिमल्स, क्योंकि डिपेंडिंग अपॉन दी अवेलेबिलिटी ऑफ द एनिमल्स, क्योंकि हर तरीके का एनिमल, अब आप माउंटेन एरियाज में आपको कैमल नहीं मिलेंगे, डेजर्ट एरियाज में आपको याक और लामाज नहीं मिलेंगे, तो जो आपको जहां पर जो भी नोमैडिक ट्राइब या नोमैडिक कम्युनिटी जहां पर भी है वो अपने आसपास के एनिमल्स को डिपेंडिंग अपॉन द ज्योग्राफिकल रीजन और द जहां पर भी वो रह रहे हैं वो उसके अकॉर्डिंग उसको डोमेस्टिकेट कर रहे हैं। ठीक है। Pastoral nomadism is associated with three important regions. ठीक है। The core region extends from the Atlantic shore of North Africa eastward across the Arabian Peninsula into the Mongolia and central China. Second region है extends over the tundra region of Eurasia. In the southern hemisphere there are small areas in the southwest Africa and on the islands of Madagascar. ठीक है। ये सारी चीजें भी नीचे जो 5.4 का मैप है यहाँ पर दिखाई गई है। ठीक है। ये देखिए, आप ये देख सकते हैं अफ्रीका वाला रीजन, ये वाला रीजन देख सकते हैं, ये मैडागास्कर का रीजन है। ठीक है। ये बेसिकली रीजन जो आपका मंगोलिया से लेकर सेंट्रल चाइना तक जा रहा है, ये आपका नॉर्दर्न यूरेशिया का रीजन है। ठीक है। ये सारे रीजन आप यहां पर देख सकते हैं। ठीक है। देखिए, movement in search of pastures is undertaken either over vast horizontal distances or vertically from one elevation to another in the mountainous regions. ठीक है। सर्च ऑफ पास्चर्स, क्योंकि देखिए आप एनिमल्स को अगर आप रख रहे हैं, एनिमल्स रेयरिंग आप कर रहे हैं, लाइव स्टॉक रेयरिंग आप कर रहे हैं, तो आपके पास बेसिकली एनिमल्स को फीड कराने के लिए पास्चर्स होना चाहिए। पास्चर मतलब ऐसा लैंड होना चाहिए जहां पर एनिमल ग्रेस कर पाए। ठीक है। तो अब क्या है कि एक अगर आपके पास कोई कम्युनिटी है, सपोज कर लीजिए आपके पास कम्युनिटी है, आपके पास 100 कैटल है। ठीक है। कोई नोमैडिक कम्युनिटी है, उसके पास 100 कैटल है, 100 गाय है मान लीजिए। ठीक है। तो 100 गायों को चराने के लिए एक जगह चाहिए, एक खेत चाहिए। अब उस खेत में क्या होगा बेसिकली कि थोड़े टाइम के बाद जो घास है वो खत्म हो जाएगी, तो वो नोमैडिक कम्युनिटी क्या करेगी, फिर वो दूसरे रीजन में मूव करेगी। ठीक है। अब वो मूवमेंट कैसा होगा, अगर प्लेन एरिया की हम बात करें तो वो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होगा, लेकिन अगर हम माउंटेनियस रीजन्स की बात करें तो माउंटेनियस रीजन्स में जनरली हॉरिजॉन्टल मूवमेंट बहुत ज्यादा टफ हो जाता है ड्यू टू द डिफिकल्टी इन द टेरेन। ठीक है। ये आपको पता है कि माउंटेन्स, आप एक माउंटेन से दूसरे माउंटेन में एज सच हॉरिजॉन्टल मूवमेंट करके नहीं जा सकते, क्योंकि टेरेन उसका जो है वो काफी ज्यादा डिफिकल्ट होता है। तो इसलिए प्लेन्स की अगर हम बात करें तो वहां पर हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होता है। ठीक है। इन सर्च ऑफ पास्चर। और अगर हम माउंटेनियस रीजन्स की बात करें तो वहां पर जो मूवमेंट है वो फ्रॉम वन एलिवेशन टू अनदर एलिवेशन होगा, यानी कि नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे। ठीक है। In the process of migration from plain areas to pastures on mountains during summers and again from mountain pastures to plain areas during winters is known as transhumance. ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा। माउंटेनियस रीजन की हम बात करें जैसे कि हिमालयाज में, तो यहाँ पर कुछ कम्युनिटीज हैं, जैसे कि देखिए गुज्जर्स, बकरवाल्स, गद्दीज, भोटियाज, ये माइग्रेट करते हैं फ्रॉम प्लेन टू द माउंटेन्स इन दी समर, यानी कि गर्मियों में लोग क्या करते हैं कि प्लेन नीचे से ये माउंटेन में चले जाते हैं। ठीक है। और
टू दी प्लेन फ्रॉम दी हाई एल्टीट्यूड पास्चर्स इन द विंटर्स। और जब सर्दियां हो जाती है, क्योंकि ऊपर बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, माउंटेन में बर्फ वगैरह गिरती है, तो उस समय ये नीचे प्लेन एरियाज में आ जाते हैं। ठीक है। सिमिलरली अगर हम टुंड्रा रीजन्स की बात करें तो वहां पर जो नोमैडिक हर्डर्स हैं वो मूव करते हैं फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ इन दी समर्स एंड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ इन द विंटर्स। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। द नंबर ऑफ पैस्टोरल नोमैड्स हैज बीन डिक्रीजिंग। जो पैस्टोरल नोमैड्स हैं वो डिक्रीज हो रहे हैं एंड द एरियाज ऑपरेटेड देम बाय देम जो है वो श्रिंक कर रहा है। उसके पीछे रीजन क्या है कि पॉलिटिकल बाउंड्रीज लगा दी गई हैं। पॉलिटिकल बाउंड्रीज का मतलब क्या है कि उनका जो मूवमेंट है उसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया है कि अब वो बहुत ज्यादा मूवमेंट जो है वो नहीं कर सकते हैं। ठीक है। और दूसरा जो है कि कुछ न्यू सेटलमेंट प्लान्स कुछ डिफरेंट कंट्रीज ने अडॉप्ट किए हैं, उसकी वजह से भी उनका जो मूवमेंट है वो रेस्ट्रिक्टेड है। ठीक है। दिस वाज ऑल अबाउट द नोमैडिक हर्डिंग, यानी कि जिसको वो अपने सब्सिस्टेंस लेवल पर कर रहे थे कि उसकी जो भी जरूरतें हैं, जो एनिमल्स उनकी जरूरतें पूरी हो रही हैं, उसका वो यूज सिर्फ अपने लिए कर रहे हैं। ठीक है। आगे देखते हैं कॉमर्शियल लाइव स्टॉक रेयरिंग। कॉमर्शियल लाइव स्टॉक रेयरिंग का मतलब यह है कि अब वो जो चीजें करेंगे, मतलब वो जो भी उनको एनिमल्स वगैरह से जो भी चीजें मिलेंगी वो उसका कॉमर्शियल यूज करेंगे, वो उसके सामान जो मिलेगा वो उसको बेचेंगे। ठीक है। अनलाइक नोमैडिक हर्डिंग, कॉमर्शियल लाइव स्टॉक रेयरिंग इज मोर ऑर्गेनाइज्ड एंड कैपिटल इंटेंसिव। उसमें कैपिटल की जरूरत ज्यादा पड़ेगी। ठीक है। कॉमर्शियल लाइव स्टॉक रेंचिंग इज एसेंशियली एसोसिएटेड विद वेस्टर्न कल्चर्स एंड इज प्रैक्टिस्ड ऑन परमानेंट रेंचेस। परमानेंट रेंचेस का मतलब है ऐसी जगह जहां पर वही ग्रेजिंग वगैरह करने की सुविधा मौजूद है। ठीक है। These ranches cover large areas and are divided into a number of parcels which are fenced to regulate the ग्रेजिंग। ठीक है। वो बड़े बड़े रेंचेस होंगे, उसमें आपको क्या करा होगा कि उसमें फेंसिंग की गई होगी। फेंसिंग करने का मतलब यह है कि जो आपका लाइव स्टॉक है, जो आपके कैटल्स वगैरह है, उनको एक एरिया के तहत रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा कि वो हर जगह नहीं घूम सकते। ठीक है। और जब एक पार्सल की जो ग्रास है वो खत्म हो जाएगी तो उसके बाद क्या करा जाएगा, एनिमल्स को दूसरे पार्सल में मूव कर दिया जाएगा। तो इसका बेसिकली फायदा क्या है, एक तरीके से आप कह सकते हैं कि जो बहुत ज्यादा मूवमेंट हमने देखा इन द केस ऑफ नोमैडिक हर्डिंग कि आपका हॉरिजॉन्टल वास्ट एरिया में मूवमेंट हो रहा है या इन द माउंटेनियस रीजन्स में नॉर्थ टू साउथ, साउथ टू नॉर्थ जो मूवमेंट हो रहा है वो यहां पर थोड़ा सा रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा, क्योंकि एरिया थोड़ा सा बड़ा होगा। उसको छोटे छोटे पार्सल्स में फेंसिंग करके डिवाइड किया जाएगा और डिफरेंट डिफरेंट पार्सल्स में बेसिकली क्या कराया जाएगा, जो आपकी लाइव स्टॉक है उसको ग्रेजिंग की जाएगी। ठीक है। जो नंबर है ऑफ एनिमल्स इन द पास्चर इज केप्ट अकॉर्डिंग टू द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द पास्चर। कि सपोज कर लीजिए कोई एक पास्चर है, कोई एक पार्सल है, उसमें सिर्फ आपके इतनी कैपेसिटी है कि वहां पर 100 गायें या 100 कैटल जो है वो रेयर कर सकते हैं, वो ग्रेस कर सकते हैं, तो वहां पर 100 गायों को ही रखा जाएगा। ऐसा नहीं कि अगर आपके पास 500 गाय है तो आप 500 गायों को उसी ग्रेजिंग फील्ड में आप छोड़ देंगे ग्रेस करने के लिए। उससे क्या होगा कि वहां की जो घास है वो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी और एक तरीके से आप कह सकते हैं कि उनकी जो अपनी खाने की जरूरतें हैं कैटल्स की, गायों की, वो पूरी नहीं हो पाएगी। ठीक है। ये एक स्पेशलाइज्ड एक्टिविटी है इन विच ओनली वन टाइप ऑफ एनिमल इज रेयर। ध्यान रखिएगा, ओनली वन टाइप ऑफ एनिमल को रेयर किया जाता है। इंपॉर्टेंट एनिमल जो है दे आर शीप, कैटल, गोट्स एंड हॉर्सेस। प्रोडक्ट्स क्या क्या मिलते हैं, जैसे कि मीट है, वूल है, हाइड्स है, स्किन आर प्रोसेस्ड एंड पैक्ड साइंटिफिकली एंड इंपोर्टेड टू डिफरेंट वर्ल्ड मार्केट्स। तो बेसिकली देखिए यहां पर भी प्रोसेसिंग नहीं हो रही है, प्राइमरी एक्टिविटी ही है। ध्यान रखिए क्योंकि प्रोसेसिंग नहीं हो रही है, जो इसमें से प्रोडक्ट मिल रहा है उसको सिर्फ इतना प्रोसेस किया जाता है कि आप उसको दूसरे पार्ट में मूव करा सकें, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में मूव करा सकें। और इस तरीके से एक तरीके से आप कह सकते हैं कि ये कॉमर्स जनरेट कर रहा है या ये इकोनॉमी जनरेट कर रहा है। ठीक है। रेयरिंग ऑफ एनिमल्स इन रेंचिंग इज ऑर्गेनाइज्ड ऑन अ साइंटिफिक बेसिस। इसको साइंटिफिक बेसिस पे किया जाता है। द मेन एम्फोसिस इज ऑन ब्रीडिंग। मेन एम्फोसिस किस पे होता है, ब्रीडिंग पे, जेनेटिक इंप्रूवमेंट पे, डिजीज कंट्रोल एंड हेल्थ केयर ऑफ द एनिमल्स। ब्रीडिंग मतलब है कि उनकी आपस में ब्रीडिंग करा के उनकी पॉपुलेशन बढ़ाने पे, उनका जेनेटिक इंप्रूवमेंट अगर कराना है उसका। अब बहुत ज्यादा अगर आपके एनिमल्स हैं तो उनकी डिजीज पर भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, डिजीज कंट्रोल पर और हेल्थ केयर पे भी। ठीक है। और कुछ ऐसे देश जहां पर लाइव स्टॉक रेयरिंग जो है वो प्रैक्टिस की जाती है वो है न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, यूरुग्वे, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ये इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं जहां पर कॉमर्शियल लाइव स्टॉक रेयरिंग जो है वो प्रैक्टिस की जाती है। ठीक है। 5.6 का जो फिगर है, जो मैप दिया हुआ है, उसमें ये चीजें समझाई गई हैं, वो आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं एग्रीकल्चर पे। एग्रीकल्चर क्या है, एग्रीकल्चर इज प्रैक्टिस्ड अंडर मल्टीपल कॉम्बिनेशंस ऑफ फिजिकल एंड सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन। ठीक है। विच गिव rise to different types of agricultural systems. Based on the methods of farming, different types of crops are grown and livestock are raised. Following are the main agricultural system. ठीक है। फार्मिंग के मेथड्स पे बेस करते हुए डिफरेंट टाइप्स की क्रॉप्स को उगाया जाता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइव स्टॉक्स को रेज किया जाता है। और नीचे फॉलोइंग पार्ट में आपको
कुछ मेन एग्रीकल्चरल सिस्टम्स समझाए गए हैं, ठीक है। सबसे पहला है सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर। सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर क्या होता है? इज अ वन इन विच द फार्मिंग एरियाज कंज्यूम ऑल और नियरली सो ऑफ द प्रोडक्ट्स लोकली ग्रोन। जो फार्मिंग एरियाज है, सबसिस्टेंस के मतलब वर्ड से ही आप ये समझ लीजिए कि वो जितना भी प्रोडक्ट किसी भी एक्टिविटी का है, कोई भी सबसिस्टेंस एक्टिविटी है, चाहे वो सबसिस्टेंस हर्डिंग है, चाहे वो सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर है, उसका जो भी प्रोडक्ट होगा वो सिर्फ और सिर्फ जो उसको कर रहा है, ठीक है, जो उसके पीछे इन्वॉल्व है, वो उसका यूज खुद के लिए करेगा, ठीक है। इसको दो कैटेगरी में ग्रुप किया जाता है। वन इज योर प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर और दूसरा है इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर, ठीक है। तो पहले देख लेते हैं प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर क्या है। प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर और शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज वाइडली प्रैक्टिस्ड इन मेनी ट्राइब्स इन द ट्रॉपिक्स, स्पेशली इन द अफ्रीका, साउथ एंड सेंट्रल अमेरिका एंड साउथ ईस्ट एशिया, ठीक है। ये भी फिगर 5.7 में आपको यहां पर दिया हुआ है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। यही वाली बात कर रहा हूं, ठीक है। आगे देखते हैं। द वेजिटेशन जो है इट इज यूजुअली क्लियर्ड बाय फायर एंड द एशेस जो है वो ऐड करते हैं फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल को, ठीक है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज दस ऑल्सो कॉल्ड एज द स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। ये बहुत ज्यादा, अगर आप इंडिया की बात करें तो इंडिया का जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है वहां पर इसको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस किया जाता है, ठीक है। कल्टिवेटेड पैचेस जो है दे आर स्मॉल एंड द कल्टीवेशन इज डन विद वेरी प्रिमिटिव टूल्स लाइक द स्टिक्स एंड द होज, ठीक है। और कुछ सालों के बाद यानी कि 3 से 5 साल के बाद क्या किया जाता है कि अब आप लगातार एक ही जगह पर अगर 3 से 5 साल तक खेती कर रहे हैं तो सॉइल क्या होगा, द सॉइल विल लूज इट्स फर्टिलिटी, और जो फार्मर है दे विल शिफ्ट टू अनदर पार्ट्स एंड क्लियर अदर पैचेस ऑफ द फॉरेस्ट फॉर कल्टीवेशन, ठीक है। और जो फार्मर है दे मे रिटर्न टू द अर्लियर पैच आफ्टर सम टाइम, यानी कि वो कुछ सालों के लिए उस जगह को छोड़ के किसी दूसरी जगह पे खेती करेंगे और फिर वापस से 3-4 साल के बाद वापस से वो पहले वाले जगह पे आ जाएंगे। तो इस तरीके की जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है इसी को बेसिकली बोला जाता है स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, ठीक है। अब इसका मेजर प्रॉब्लम क्या है? वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम्स ऑफ द शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज दैट द साइकिल ऑफ जूम बिकम्स लेस एंड लेस ड्यू टू लॉस ऑफ फर्टिलिटी इन डिफरेंट पार्सल्स। क्योंकि देखिए क्या है कि जैसे अगर आप किसी एक जगह पे 3 से 5 साल खेती कर रहे हैं, ठीक है, तो उसका जो फर्टिलिटी है वो खत्म हो जाएगी, फिर आप दूसरी जगह पे मूव करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा कि एकदम से किसी भी जगह की फर्टिलिटी वापस से नहीं आएगी, ठीक है। या फिर आप कह सकते हैं कि वापस, जैसे मान लीजिए आपने 3 से 5 साल एक लैंड पे, जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे मान लीजिए आपकी ये एक लैंड है, ठीक है, ए है एक लैंड और एक लैंड यहां पर है बी। आपने 3 से 5 साल के लिए ए पे एक्टिविटी करी, आपने ए पे करा, फिर आप यहां की छोड़ के यहां चले गए, ठीक है। अब आपने 3 से 5 साल के लिए यहां पर एक्टिविटी करी, अब आप फिर यहां पर वापस आएंगे तो अब आप यहां पर 3 से 5 साल जो है एक्टिविटी दोबारा से नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि इस लैंड की जो फर्टिलिटी लूज हुई है वो इतनी ज्यादा वापस से रिगेन नहीं हो जाएगी कि ये आपकी एग्रीकल्चर एक्टिविटी को 3 से 5 साल के लिए सस्टेन कर पाए। तो आप पहली साइकिल में आप चले 3 से 5 साल में, दूसरी साइकिल में आपको हर 2 साल में चीजें चेंज करनी पड़ेंगी, तीसरी साइकिल में आपको ये जो साइकिल का टाइम है ये और कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज का ध्यान रखिएगा कि इसका जो मेजर प्रॉब्लम शिफ्टिंग कल्टीवेशन का है कि जो साइकिल ऑफ जूम है वो धीमे धीमे कम होती जाती है ड्यू टू लॉस ऑफ द फर्टिलिटी, ठीक है। इट इज प्रिविलेंट इन ट्रॉपिकल रीजन इन डिफरेंट नेम्स, ठीक है। जैसे कि इसको नॉर्थ ईस्टर्न की अगर हम बात करें, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया की, तो वहां पर इसको बोला जाता है जूमिंग। सेंट्रल अमेरिका की बात करें तो वहां पर इसको बोला जाता है मिल्पा, सेंट्रल अमेरिका और मैक्सिको में, ठीक है। इंडोनेशिया और मलेशिया में इसको बोला जाता है लडांग, ठीक है। तो यहां पर एक टास्क दिया गया है कि फाइंड आउट अदर एरियाज एंड द नेम्स विद विच शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज डन। तो ये टास्क मैं आप लोगों को देता हूं, ठीक है। इसको मैं आप लोगों के लिए हाईलाइट कर देता हूं। ये टास्क, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। ये थोड़ा सा आप 2-4 जगहों के नाम ढूंढ के और वहां पर ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन का क्या क्या नाम होता है वो आप बताइएगा नीचे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर। ये क्या होता है? दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज लार्जली फाउंड इन डेंसली पॉपुलेटेड रीजन्स ऑफ द मानसून एशिया। ये यहां पर पाई जाती है, ठीक है। बेसिकली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर। पहला है इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर डोमिनेटेड बाय वेट पैडी कल्टीवेशन, ठीक है, जहां पर धान की खेती होती है। दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज कैरेक्टराइज्ड बाय द डोमिनेंस ऑफ द राइस क्रॉप, ठीक है। लैंड होल्डिंग्स जो होते हैं वो बहुत स्मॉल होते हैं ड्यू टू दी हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है तो लैंड होल्डिंग्स जो है, यानी कि एक तरीके से आप कह सकते हैं कि बहुत सारे किसान हैं, ठीक है। तो बहुत सारे किसान हैं तो उनमें से जो हर किसान है उसके पास जो लैंड होल्डिंग होगी वो छोटी होगी, और फार्मर्स जो है वो वर्क करते हैं किसकी मदद से? विद द हेल्प ऑफ द फैमिली लेबर,
लीडिंग टू इंटेंसिव यूज ऑफ लैंड, यानी कि लैंड का यूज बहुत ज्यादा करते हैं पर उनकी जो लैंड होल्डिंग है वो अपने आप में छोटी होती है। मशीनरी का यूज लिमिटेड होता है एंड द मोस्ट ऑफ द एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस आर डन बाय मैनुअल लेबर। ठीक है, फार्म यार्ड मैन्योर इज यूज टू मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, यानी कि ये कोई बाहर से कोई केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज भी नहीं करते हैं। ठीक है, इन दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर द यील्ड पर यूनिट एरिया इज हाई। यील्ड पर यूनिट एरिया हाई क्यों होगी? क्योंकि जो लैंड होल्डिंग है उसका साइज बहुत कम है, लेकिन अगर हम पर लेबर प्रोडक्टिविटी की बात करें तो वो कम होगी। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ लेबर जो है वो काफी ज्यादा इन्वॉल्व है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, लैंड का साइज छोटा है इसलिए यील्ड पर यूनिट एरिया ज्यादा है, लेकिन उसी छोटे से लैंड होल्डिंग में बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं तो इसलिए प्रोडक्टिविटी पर लेबर जो है वो कम होगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इंटेंसिव सब्सिडेंस एग्रीकल्चर डोमिनेटेड बाय क्रॉप्स अदर देन पैडी। ठीक है, डिफरेंस इन रिलीफ्स की वजह से, क्लाइमेट, सॉइल और सम अदर ज्योग्राफिकल फैक्टर्स की वजह से इट इज नॉट प्रैक्टिकल टू ग्रो पैडी इन मेनी पार्ट्स ऑफ द मानसून एशिया, यानी कि मानसून एशिया का भी जो पार्ट है जहां पर ये इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर की जाती है प्रैक्टिस, वहां पर भी बहुत सारे रीजन्स ऐसे हैं जहां पर आप पैडी को ग्रो नहीं कर सकते। वहां पर और क्या क्या चीजें ग्रो की जाती है? देखिए, वीट, सोयाबीन, बार्ले एंड सोरघम, ये उगाए जाते हैं नॉर्दर्न चाइना एंड मंचूरिया में, नॉर्थ कोरिया में और नॉर्थ जापान में। ठीक है, इंडिया की अगर हम बात करें तो वीट कहां पर उगाया जाता है? वीट इज ग्रोन इन वेस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडो गेंजेटिक प्लेन्स। ठीक है, और मिलेट्स ग्रो किए जाते हैं कहां पर? ड्राई पार्ट्स ऑफ द वेस्टर्न एंड सदर्न इंडिया में। ठीक है, मोस्ट ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर आर सिमिलर टू दोज डोमिनेटेड बाय वेट पैडी एक्सेप्ट दैट इरिगेशन इज ऑफन यूज्ड। इनके लिए इरिगेशन की जरूरत ज्यादा पड़ती है एज कंपेयर टू योर पैडी प्लांटेशन। ठीक है, तो यहां तक हमने इस पार्ट को, इस चैप्टर को देखा। अगला पार्ट जो प्लांटेशन एग्रीकल्चर वाला है इसको हम अगले पार्ट में लेंगे।